हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। कल हम लोगों ने फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर किया था। आज हम लोग केमिस्ट्री में जो आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर इस बार जेक के द्वारा जारी किया गया है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में जैसा पैटर्न का जिस टाइप का सवाल आपको देता है उसी टाइप का सवाल आपका बोर्ड आपको बना के देता है। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 करके देखने को मिला है। फिजिक्स में भी कल हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। तो शायद इस बार आप लोगों का 30 करके ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं रहेगा, आप लोग का 25 करके ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। बाकी जैसा था आप लोग का 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर, 3 घंटे का समय आप लोग को मिलेगा। उसमें आपको 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, जिसमें 25 आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, 25 नंबर का, एक एक नंबर करके। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं आज का पहला सवाल। चलिए आज के पहले सवाल को देखिए। पूछ रहा है आपसे कि मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का मोलारिटी क्या होगा। जिसको पता होगा वो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन देख के टिक मार सकते हैं कि ऑप्शन सही कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी है 55.55 एम। एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम एम लिखते हैं। बाकी जिनको नहीं पता ये याद रखने वाली बात है, आप याद रख लीजिएगा प्योर वाटर का मोलारिटी कितना होता है 55.55 एम। बाकी ये निकाला कैसे गया होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। बाकी अगर किसी को पता है तो वो आगे जाकर के दूसरे नंबर के सवाल को देखिए, फिर तीसरे नंबर को अपने समय को बचाइएगा, ठीक है। चलिए जिनको नहीं पता थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, तो अब बोलिएगा मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम मोलारिटी पे क्या चेक करते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम पे, 1 लीटर आयतन पे कितना मोल्स मौजूद है किसका, सॉल्यूट का। तो मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स होता है। आपको पता होगा एक मोल में कितना नंबर होगा, आपको पता होगा, ये सब भी पूछता है। एक मोल का मतलब कितना पार्टिकल्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना मोल्स 1 लीटर पे मौजूद है वही उसका मोलारिटी कहलाएगा। जैसे कभी कभी आपको ऐसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है दो मोलारिटी, मान लीजिए किसी का 2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पे कितना मोल घुला हुआ है, 2 मोल। इसका मतलब ये है मोलारिटी का, ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटर का मोलारिटी ये वाला होता है 55.55 एम। इसका मतलब 1 लीटर पे कितना मोल है वाटर का, कितना मोल से, तो आप बोलोगे 55.55 मोल पानी का रहता है 1 लीटर पे, ठीक है। अब बताइए एक मोल का मतलब इतना होता है, तो 55 में अगर इंटू करेंगे तो इतना सारा H2O, इतना सारा H2O, कितना सारा, जब 55 को हम इससे इंटू कर देंगे इस नंबर से, क्योंकि एक मोल में इतना सारा, अब इतना मोल में कितना होगा इसको इंटू करना पड़ेगा। तो जब इससे इंटू करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। उतना नंबर H2O 1 लीटर में होता है। 1 लीटर H2O में अगर कोई 1 लीटर पानी पीता है तो वो H2O कितना सारा पिएगा, बहुत सारा, करोड़ों लाखों करोड़ों आप तक पिएगा। इसको इससे इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए निकाला कैसे गया है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता होगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बोलिए आप। मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिख रहे हैं। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी हम कितने वॉल्यूम पे देखते हैं, तो पर लीटर, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे 1 लीटर कि 1 लीटर पे कितना मोल होगा पानी का, यही चेक करना है, वही उसका क्या कहलाएगा, मोलारिटी। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब आप बताइए तो कि 1 लीटर पानी पे कितना ग्राम होता है, तो 1 लीटर का मतलब 1 किलो होता है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 1 लीटर का मतलब 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। अब बताइए मोल का फॉर्मूला गिवन मास, गिवन मास कितना होगा 1 लीटर पे, 1000 होगा, तो गिवन मास 1000। और बताइए तो अब पानी का मोला मास कितना होगा, H2O का मोला मास, हाइड्रोजन का 1, 2 से इंटू करेंगे, ऑक्सीजन का 16, तो आएगा आपका 18 आएगा। तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोला मास। अब बताइए आप कि 1 से डिवाइड करेंगे 18 से तो 18 ही बचेगा, तो यहाँ पे तो आपका 18 ही बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1000। अब अगर आप 1000 को डिवाइड करिएगा 18 से तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 55.55 एम। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वाटर का जो मोलारिटी होता है वो होता है ये वाला 55.55। और ये क्या बता रहा है कि 1 लीटर पानी में कितना मोल होगा पानी का, 55.55 मोल होगा। एक मोल में कितना H2O होगा, तो एक मोल में होगा 6.022 इंटू 10⁻³
23 मोल। तो बताइए इतना पे कितना होगा, तो 55 को जब आप इससे इंटू करिएगा तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उतना आपका H2O रहेगा कितना पे, तो 1 मोलारिटी पे। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, बाकी जिनको पता होगा हम तो बोले ही आपको कि आप आगे जाकर के नेक्स्ट सवाल को देखिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोवनिकॉफ रूल। अब देखिए मार्कोवनिकॉफ रूल हम लोग लगाते हैं किस पे हैं, तो आप बोलोगे एल्कीन पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं, एल्कीन। एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उस प्रकार के कंपाउंड में हम मार्कोवनिकॉफ रूल लगाते हैं। और मार्कोवनिकॉफ रूल कौन से एल्कीन, एल्कीन दो प्रकार का होता है। एल्कीन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है सिमेट्रिक एल्कीन, और एक होता है आप लोगों का अनसिमेट्रिक एल्कीन। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है आपका अनसिमेट्रिक। तो मार्कोवनिकॉफ रूल हम लगाते हैं किस में है, तो अनसिमेट्रिक में। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या, देखिए सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब जैसे ये वाला, मान लीजिए CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। देखिए डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है, डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है। तो ये वाला एल्कीन कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिक, एक जैसा, डबल बॉन्ड के इधर जो है डबल बॉन्ड के इधर भी वही है। अनसिमेट्रिक जैसे 3 कार्बन का एल्कीन ले लीजिए आप, 3 कार्बन का एल्कीन ये वाला होता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के इधर पे ये 2 कार्बन है और इस डबल बॉन्ड के इधर में 1 कार्बन है, इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन पे हम मार्कोवनिकॉफ रूल का क्या करते हैं, तो अप्लाई करते हैं या लगता है। अब मार्कोवनिकॉफ रूल लगाने का तरीका क्या होता है, तो एल्कीन का रिएक्शन कब लगाना होता है, देखिए लगता तो है एल्कीन पे, अब लगाना कब होता है, जब एल्कीन का रिएक्शन, कौन सा एल्कीन का रिएक्शन, तो आप बोलोगे अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, तो अलग अलग ग्रुप्स होना चाहिए कार्बन का। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन का रिएक्शन जब H और X के साथ हो जाए, तो HX का मतलब होता है जैसे आपका HCl HBr HI ये सब। तो जब एल्कीन का रिएक्शन HCl HBr HI या फिर HF के साथ होता है तो आपका मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन देख करके कौन किस में लगेगा, तो ऑप्शन पे चलाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, C2H4HBr, और यहाँ पे क्या है C3H6Cl2। देखिए ये तो HX नहीं है, ये भी HX नहीं है, तो इसमें मार्कोवनिकॉफ नहीं लगेगा, पहले हटा दीजिए। मार्कोवनिकॉफ लगता है आपका एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन और HX। तो HX किस में है, देखिए दोनों में है, इसमें भी HBr है, इसमें भी HBr है, दोनों आपका HX ही है। आप पहचानना है कि यहाँ पे देखिए एल्कीन दिया है, ये 2 कार्बन का एल्कीन है और ये आपका 3 कार्बन का एल्कीन है। तो कि कौन अनसिमेट्रिक होगा, 2 कार्बन वाला कि 3 कार्बन वाला, अभी आपको बताए थे 2 कार्बन वाला आपका सिमेट्रिक होता है, इस प्रकार से यही है। C2 ठो, देखिए H कितना है 4 ठो, वही यहाँ पे लिखा हुआ C2 ठो है 4 ठो, ये सिमेट्रिक होता है, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। 3 कार्बन वाला एल्कीन का रिएक्शन जब HBr के साथ करेंगे तो मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। यह आप लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। बाकी अगर आप 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं तो ऑर्गेनिक में आप लोग का जो हेलो एल्केन वाला चैप्टर है उसमें आप मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को और बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है। हम आप लोग का जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और 2-4 दिन में स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को ये सब बताएंगे। बाकी अगर अभी आप लोग ऑर्गेनिक पढ़े नहीं है तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आया होगा, बाकी अगर नहीं आया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बताइए, तो करंट के मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस CuSO4, मतलब CuSO4 को करंट देकर के तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो डिपोजिटेड एट, तो आपको पता है कि CuSO4 जैसे ही हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे डालते हैं 2 रॉड इस प्रकार से, करंट में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर हम एक बैटरी लगा दिए, मान लीजिए ये प्लस वाला और ये मान लीजिए माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये आपका माइनस वाला। तो आपका जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम माइनस किसको बोलेंगे, जो माइनस होगा वो मेरा कहलाएगा कैथोड, ये कहलाएगा कैथोड, और ये कहलाएगा आपका एनोड, ये कहलाएगा आपका एनोड। अब यहाँ पे Cu2+ में टूटेगा CuSO4 और ये SO4 2- में टूट जाएगा। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज है बोलिए, नेगेटिव है, तो ये CuSO4 चल जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर जाके कहाँ पे जमा होगा, तो कॉपर जाके जमा होगा आपका कैथोड पे। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। कैथोड पे आपका CuSO4 को जैसे ही तोड़ेंगे तो कॉपर निकलेगा और कॉपर जाकर के, कॉपर में पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो जाकर के कैथोड जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। ये सब आपको बता चुके हैं और आपको पता भी होगा कि इस फेनोमेना में, इलेक्ट्रोलाइसिस के फेनोमेना में आप लोग फैराडे का 2 नियम पढ़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। तो आप वो सब भी जरूर पढ़ के जाइएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि वहाँ से सवाल आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्या बोल रहा है, द 3D सीरीज स्टेट्स फ्रॉम वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। 3D सीरीज
कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको पता होगा 3D सीरीज स्टार्ट होता है जहाँ पे एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30, 21 से लेकर के 30, 21 से लेकर 30 में कौन कौन आता है आपका? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर आपका हो जाता है कॉपर और फिर आपका हो जाता है जिंक। तो इतने सारे एलिमेंट 21 से लेकर के आपका 30 तक होता है जो 3D सीरीज का होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत हल्का सा सवाल है आपका डी एंड एफ ब्लॉक का, जहाँ पे आप डी ब्लॉक स्टार्टिंग ही करते हैं कौन से सीरीज से? 3D सीरीज से। 3D सीरीज का मतलब है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? तो 3D, 3D में जाएगा, 3D में जाएगा, ठीक है। और डी में कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1 से लेके 10 तक होता है। तो चलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रिएक्शन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्या है? CH3CH2I, मतलब ये 2 कार्बन है तो इथाइल आयोडाइड या फिर आयुपेसी नेमिंग भी आप बोल सकते हैं, आयोडो इथेन। इसका रिएक्शन जब KCN के साथ किया जाएगा तो क्या बनेगा? तो हमें पता है कि I मतलब हेलोजन ग्रुप, इसमें माइनस होगा, C में क्या होगा? प्लस होगा, K में प्लस, C में CN में माइनस। तो चल आप बताइए अब कहाँ जाएगा? प्लस के पास माइनस और माइनस के पास प्लस, तो क्या बनेगा आपका? तो CH3CH2, इसमें माइनस, इसके में प्लस है आपका, क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस कौन है? CN आएगा, तो ये वाला आपका बनेगा। और बाहर कौन निकल जाएगा? K में प्लस और I में माइनस, तो Ki आपका बाहर, मतलब ये बाई प्रोडक्ट है और ये आपका मेन प्रोडक्ट है। CH3CH2CN, ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन नंबर सी को भी ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे KCN ना लिख करके, अगर KCN नहीं दे करके AgCN लिखता, AgCN सिल्वर साइनाइड, AgCN लिखता, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे CN है ये आपका CH3CH2CN नहीं, इस बार आपका ये बनता है NC, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। NC को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। ये भी पूछा गया है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर KCN से करेंगे तो CN अंदर जाएगा, AgCN से करेंगे तो NC अंदर जाएगा। मतलब अगर KCN से करेंगे तो बॉन्ड C तरफ से बनेगा, C जुड़ेगा, और अगर AgCN से करेंगे तो बॉन्ड N तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि N पे लॉन पेयर होता है, वो N से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर AgCN से करेंगे तो NC बनेगा आइसोसाइनाइड, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। बाकी नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? 2 solution having same osmotic pressure at given temperature are called। 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, हम उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक किसे बोलते हैं? जब ज़्यादा होगा। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किसी से, तो हम उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और जिसका कम होगा उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। याद रखिएगा, सेम वाले का आइसोटोनिक होता है। बाकी चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपको? कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा? आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे रिलेशन अगर पता होगा कि मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है। रिलेशन का मतलब कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, या फिर अगर हम कंसंट्रेशन घटाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। अगर आपको ये पता है तो आप ये सवाल को इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई निमरकस करने की आपको जरूरत नहीं है। पहले आप बताइए, क्या मोलर कंडक्टिविटी को आप डिनोट किससे करते हैं? तो आप बोलोगे पाई से करते हैं या अप्पा से करते हैं, कोई इसको अप्पा भी बोलता है, ठीक है। तो आप बताइए कि इस मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 बाई मोलारिटी M या कंसंट्रेशन C। तो यहाँ पे बताइए K का मतलब क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, K मतलब कंडक्टिविटी, 1000 बाई कंसंट्रेशन या मोलारिटी। तो कंसंट्रेशन नीचे है, देखिए नीचे का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा किस में होगा? जब जिसमें आपका कंसंट्रेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन ये है। अगर सबसे कम है मतलब सबसे कम, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा, उल्टा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सबसे कम देखिए यही है 0.001, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कंसंट्रेशन कम है तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बाकी आपको पढ़ाए हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे। बाकी आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। पढ़ाते हुए ही आपको बताए थे कि ये सवाल आपको आना ही है इस टाइप का। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो कलर्ड कंपाउंड कौन दिखाता है? जिसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, जिसका होगा वही कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। तो आपको चेक करना है कि किसमें आपका कलर्ड कंपाउंड होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा डी ऑर्बिटल में किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल तो आपको पता होगा, डी ऑर्बिटल में ऐसे 5 डब्बे होते हैं, ऐसे 5 ऑर्बिटल, 1 2
3 4 5। और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, किसी में भी दिखे एक, मान लीजिए ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो आप बोलोगे कि ये आपका कलर दिखाएगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए किस में नहीं होगा चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्कैंडियम 3+ आप इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो आप पाइएगा कि स्कैंडियम 3+ के 3D में आपका 0 होगा। 3+ आप निकालोगे भी, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, करिएगा तो 3D 0 होगा। मैग्नीज वाला में होगा 3D5, मैग्नीज वाला में 3D5 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो। और Zn2+ का हो जाएगा आपका 3D10, इसमें होगा 3D10। और टाइटेनियम में भी होगा आपका 3D0। तो बताइए इसमें तो है ही नहीं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अनपेयर्ड का तो बात ही नहीं है। इसमें 3D10 है। अब 5 डब्बा है, 5 ऑर्बिटल होता है डी में, और अगर 10 ठो होगा मतलब पेयर जोड़ा जोड़ा होगा, इसमें 2 ठो, इसमें 2 ठो, इसमें 2 ठो, इसमें 2 ठो और इसमें 2 ठो, सब में जोड़ा जोड़ा, तो इसमें भी नहीं होगा कलर कंपाउंड। मतलब बच कौन रहा है? मैग्नीज। तो मैग्नीज आपका कलर कंपाउंड दिखाएगा। बाकी देखिए ये सवाल उसी का बनेगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन का करने आता है, और जिसको नहीं आता है उसका नहीं बनेगा। आपको उस दिन सिखाए हम, बहुत बढ़िया से सिखाए, और आपको बताए भी कि ये सवाल आपको आना ही है इस टाइप का, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इससे इजी सवाल तो आपको देगा नहीं। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि 4 में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कौन नहीं है? पहला ऑप्शन ही नहीं है आपका लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपका कौन कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? तो पहला होता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा कौन होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है आपका चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इजी सवाल है, इजी सवाल है। क्या है देखिए, एक गैल्वेनिक सेल है इज कंस्ट्रक्टेड विथ, एक गैल्वेनिक सेल में आप लोग को इस प्रकार से दे दिया गया है, आपको निकालना है ईएमएफ। मतलब आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया है, देखो E0 Zn2+ से Zn कितना दिया है? -0.76 वोल्ट। और E0 Fe2+ से Fe ये दे दिया है आपको -0.1 वोल्ट। आपको ईएमएफ चाहिए, तो आप बताइए यहाँ पे अगर आपको निकालना है EM ऑफ सेल निकालना है, तो इसका E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। तो ये बताइए आप कैथोड, या फिर कोई इसको ऐसे ही पढ़ता है E राइट माइनस E लेफ्ट। कैथोड को ही राइट बोलते हैं, एनोड को लेफ्ट बोलते हैं। तो कैसे पहचानोगे कि कौन वाला कैथोड है और कौन वाला एनोड है? फॉर्मूला में 2 चीज़ दिया हुआ देखिए, एक इसका दिया हुआ E0, ये वाला एक दिया हुआ है E0, 2 ठो। इसको आपको एक यहाँ बिठाना होगा, एक यहाँ बिठाना होगा, तो आप पहचानोगे कैसे कौन कैथोड है और कौन एनोड है। तो आपको पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए कि आप कैथोड उससे बोलिएगा जो दोनों में से, देखिए यहाँ पे दिया है -0.76, यहाँ पे दिया है -0.41। अब बताइए कि ज़्यादा माइनस नेगेटिव कौन है? ज़्यादा नेगेटिव, तो आप देखोगे ज़्यादा नेगेटिव आपका कौन है? तो आप ज़्यादा नेगेटिव ये वाला दिख रहा है, और कम नेगेटिव ये दिख रहा है आपको 0.41 है ये, और ये आपका 0.76, मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये आपका कम नेगेटिव है। तो जो आपका ज़्यादा नेगेटिव होगा वो आपका एनोड होगा, और जो कम नेगेटिव होगा वो आपका कैथोड होगा। अब आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बोलिए कौन एनोड होगा? तो ज़्यादा कौन है? तो ये वाला, तो मतलब ये आपका एनोड है, और ये आपका क्या है? कैथोड है। अब बिठा दीजिए E0 सेल का फॉर्मूला, E0 सेल आपको ईएमएफ निकालना है, तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या है? E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड कितना है? E कैथोड आपका है जी -0.41 माइनस E एनोड कितना है? तो -0.76, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस में, मतलब 0.76 ये हो जाएगा प्लस में, और -0.41। जैसे ही माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका +0.35। कितना निकल के आएगा? 0.35। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पहचानने का तरीका याद रखिएगा, ज़्यादा नेगेटिव वो एनोड होगा, कम नेगेटिव वो आपका कैथोड होगा। और हमेशा एक चेक करिए, क्या बोलिए तो, कि जो आपको दिया गया है क्या वो आपको ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है। जैसे यहाँ पे ये +2 से कितना हो गया? कुछ नहीं, मतलब 0, मतलब कम हो गया तो रिडक्शन है। यहाँ पर भी चेक करिए, +2 से कुछ नहीं मतलब 0, ये भी क्या है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन दिया हुआ है तो ठीक है, अगर रिडक्शन ना दे करके ऐसे लिखता E0 Fe से लेकर के Fe2+, मान लीजिए ऐसे लिखता, और ये दे देता 0.41, तो इसी को आपको चेंज करना पड़ता, आपको 2+ यहाँ लिखना पड़ता और इसको हटाना पड़ता, क्योंकि आपको हमेशा रिडक्शन वाला ही लेना होता है। तो आपको ये करने के लिए आपको यहाँ पे फिर माइनस देना पड़ता। याद रखिएगा, ये वाला बात कुछ आपको बताए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। बाकी जिसको पता है वो आगे बढ़ जाइए। और नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्या बोल रहा है? सिंपल सवाल आपसे पूछा है, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है n-1 डी में 1 से लेके 10, s में होता है 1 से लेके 2। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 को क्या बोल रहा है कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता? मोलारिटी। मोलारिटी के फॉर्मूला में आपका वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो मोलारिटी भी करेगा, ये आंसर नहीं होगा। फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी और मोलालिटी, तो कौन सा कंसंट्रेशन टर्म बोला है? तो मोलालिटी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? मोलालिटी। आपको पढ़ा चुके हैं मोलालिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बाकी मोलालिटी भी करता है, नॉर्मालिटी भी करता है। इसमें भी वॉल्यूम आता है, इसमें भी आपका वॉल्यूम का यूज़ करना होता है। वॉल्यूम दोनों आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्या बोल रहा है? द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, मतलब Cu2 प्लस से अगर मेरे को Cu करना है, क्या करना है? कॉपर सॉलिड बनाना है, तो हमको तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना होगा, कितना मोल? तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो कितना चार्ज, आपको चार्ज बोला है, देखिए Cu2 प्लस में 2 ठो इलेक्ट्रॉन देंगे माइनस का, तभी तो Cu होगा। 2 ठो प्लस 2 ठो माइनस में कट जाएगा, आंसर आएगा Cu, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 0। तो बताइए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 96500 कूलम, इसी को हम बोलते हैं 1 फेराडे। कभी कभी 1 फेराडे का आपको वैल्यू पूछता है, तो 1 फेराडे का वैल्यू होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम। तो 2 मोल में कितना होगा बताइए? यहाँ पे 2 मोल लगेगा, कॉपर Cu2 प्लस से Cu बनाने के लिए 2 मोल लगेगा। 1 मोल में होता है 96500, 2 मोल में कितना होगा? तो 2 से इसको इंटू कर दीजिए। जैसे ही आप 2 से इंटू करिएगा आपका आंसर निकल के आएगा 193000 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऐसा है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाए हैं तो इसमें समझ नहीं दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्या बोल रहा है? द रिएक्शन ऑफ HCHO, देखिए CHO तो एल्डिहाइड होता है और एक ही कार्बन है, मतलब ये आपका मिथेनॉल है, पहला एल्डिहाइड, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो जब मिथेनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्डिहाइड का रिएक्शन है, आपको सब हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब जब मिथेनॉल का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका अल्कोहल बनता है और 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, ठीक है। 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, 2 कार्बन होगा और साथ में अल्कोहल भी उसमें जुड़ेगा। ये रिएक्शन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे जब आपको हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड वाला। तो चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। ये आपको, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अब देखिए बेंजीन में एक ग्रुप लगा हुआ है OH, और इसको हम जैसे लगा होगा हम इसका नाम बोलते हैं फेनॉल। इसका नाम क्या होता है? फेनॉल। तो फेनॉल का रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ, तो क्या बनता है? तो जिंक के साथ फेनॉल का रिएक्शन बहुत फेमस है, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्शन कराने से ये OH हट जाएगा और आपका क्या बनेगा? तो आपका बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा आपका? बेंजीन C6H6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द रेट के, मतलब ये रेट कांस्टेंट है, SO2Cl2 इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो दिया हुआ है किसका एग्जांपल है? तो सबसे पहले देखिए कि जो कंसंट्रेशन टर्म है इसका पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, जो पावर होगा उसी का एग्जांपल होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये सिंपल सवाल था ये, है ना। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पढ़ाते ही हम बता चुके हैं कि डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 3D सीरीज में किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा दिखाता है? तो आप बोलोगे मैग्नीज, क्योंकि स्कैंडियम के 3D देखिए, अब 3+ वगैरह नहीं है, स्कैंडियम के 3D में 1 होगा, फिर आयरन का होता है आपका 3D6, फिर आप लोग का जिंक का होता है 3D10 और Mn में होता है 3D5, मतलब 5 अनपेयर है। देखिए 5 अनपेयर, तो ये आपका 5 इजीली दे सकता है, तो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएगा ही, लेकिन मैग्नीज सबसे ज़्यादा दिखाता है आपका। कितना दिखाता है? तो आप बोलोगे +7 तक का दिखा सकता है, मतलब +1 +3 +5 इस प्रकार से +7 तक का वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका दिखाता है। तो इसका सही आंसर मैग्नीज होगा। ये आपको पढ़ाते हुए भी हम बताए थे बहुत बार, याद रखिएगा मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, क्योंकि इसका 3D5 होगा। 3D5 मतलब 5 अनपेयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है इसमें। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितना लोन पेयर दिया जाएगा किसके द्वारा? तो आपका लिगेंड के द्वारा। देखिए ये आपका सेंट्रल एटम, ये आपका लिगेंड है, तो ये लिगेंड को देखते ही आप जान जाओगे कैसा लिगेंड है। आप बोलोगे बाइडेंटेड। आप टाइप्स ऑफ लिगेंड मेरे से पढ़ा चुके हैं बहुत बार। बाइडेंटेड का मतलब कितना लोन पेयर देगा? तो आप बोलोगे 2 देगा। अब है कितना ये? तो 3 ठो, देखिए बाहर में 3 लिखा हुआ है, तो एक C2H4, एक ठो C2O4 2 ठो लोन पेयर देता है, तो 3 में कितना देगा? तो आप बोलोगे 6 देगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पे 6 ठो लोन पेयर डोनेट किया जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए एक तो पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसको आप x मान दीजिए, इसको आप x मान लीजिए। जिसका नहीं पता आयरन का ही निकालना है, इसको x मानिए। इसका चार्ज कितना होता है? तो
O4 2 माइनस ऑक्सिलेट आयन है ये, है ना। ऑक्सिलेट आयन में 2 माइनस आपको लिखा चुके हैं, नेगेटिव लिगेंड होता है बाइडेंटेट, तो इसमें चार्ज होता है -2। -2 का चार्ज कितना तो है 3 से गुना होगा, इक्वल कितना चार्ज है टोटल -3 का। -3 का चार्ज है तो x आएगा यहाँ पे -6, यहाँ पे -3, और ये x चल जाएगा -3 + 6 यानी आएगा +3। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 का होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से निकालते हैं। याद रखिएगा एक सवाल आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर से पूछेगा ही पूछेगा। बाकी यहाँ पे सेम आपका 19 नंबर का सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन अभी आपको आइसोमरिज्म हम पढ़ाई नहीं है, कल ही स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सवाल तो आपको समझा दे रहे हैं हम कि क्या बोल रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म को ही हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी हम इसको बोलते हैं। और हाइड्रेट आइसोमरिज्म उसमें होगा जिसमें H2O लिगेंड रहेगा। तो किसमें है H2O लिगेंड, तो आपको ऑप्शन नंबर डी एक ही दिख रहा है, वही सही होगा। बाकी जब आपको हम ये आइसोमरिज्म वाला टॉपिक करवाएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं किसमें कौन सा आइसोमरिज्म पाया जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या बोल रहा है। ये एक रिएक्शन है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए ये आपको देखिए CH3Cl2 इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन। तो क्लोरो इथेन का रिएक्शन NaI, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, और इसको गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए Cl के जगह पे कौन आ गया, I आ गया, मतलब चेंज हो गया। जैसे आपको पता होगा Cl में माइनस, C में प्लस, उसी प्रकार से Na में प्लस, I में माइनस, तो प्लस के पास माइनस आ गया, इस प्लस के पास माइनस चला गया, Na प्लस के पास Cl माइनस, और आपका CH2 प्लस के पास आ गया आपका I माइनस, मतलब एक्सचेंज हो गया। तो इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखिएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका Cl के जगह पे देखिए कौन आ गया, I आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन है, एक है आपका फिंकलस्टीन, और एक रिएक्शन होता है जिसको आपको हम पढ़ाएंगे भी, वो होता है स्वार्ज। तो आप लोग का हेलोजन एक्सचेंज करने का 2 रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ज, जो आप पहला ही चैप्टर को आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़ोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल 21 को देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है, तो आपका एल्डिहाइड में होता है, और उस प्रकार के एल्डिहाइड में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अल्फा जैसे CHO हो गया, तो CHO के बाद जो जुड़ा हुआ है इसको अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा कार्बन में देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप लोग का अल्डोल कंडेंसेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जब पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार में आपको बताएंगे अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, किस प्रकार से रिएक्शन करना होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ही दिन में स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या बोला है, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराया जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराया जाता है किसके प्रेजेंस में, Cu और HCl, कॉपर पाउडर और HCl के उपस्थिति में जब डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होता है तो आपका हेलोअरीन बनता है। हेलोअरीन का मतलब बेंजीन में आपका Cl या फिर Br ये सब आकर के जुड़ता है, इसी रिएक्शन को हम गटरमैन बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब पढ़ाएंगे तो ये सब आपको एकदम इजी लगेगा, कंफर्म हम बोल रहे हैं। आपको नेम रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 30 पढ़ना होता है, और 30 का 30 नेम रिएक्शन के लिए हम एक 1 वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा आपको नेम रिएक्शन करवा देंगे, कंफर्म है। यहाँ से आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप मेरे साथ इस प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, थोड़ा सा वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या बोलता है, एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है, जब बेंजीन में आपका एमाइन ग्रुप जुड़ जाए, जब बेंजीन में आपका एमाइन ग्रुप जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NH2 आ गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन आपका क्या होता है, ज़्यादा आपका बेसिक नेचर होता है NH3 से। बेसिक का मतलब क्या, क्षारीय। तो क्या वो अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होता है या कम क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, लेस बेसिक देन NH3। ऑप्शन नंबर बी ये आपका एमाइन चैप्टर का है, पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट नंबर सवाल 24 को देखिए क्या बोल रहा है, 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन। ये कौन से रिएक्शन में किया जाता है, एसिड एमाइड को बदला जाएगा एमाइन में, मतलब एसिड एमाइड मतलब ये वाला CONH2, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। यहाँ से आप NH2 करिएगा
तो ये कौन से रिएक्शन में होता है, तो वो होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको विस्तार में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन में ये सब। बाकी अगर किसी को जानना है पहले से ही तो आप अभी से ही थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका कि माल्टोज इज ए डाइसेकेराइड ऑफ, माल्टोज इज ए डाइसेकेराइड, तो माल्टोज के टूटने से क्या क्या बनता है बोलिए, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस में बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस में बनता है, तो आप बोलोगे वो बनता है आपका लैक्टोज से। कहाँ से बनता है, लैक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ से बनता है, तो आप बोलोगे सुक्रोज से बनता है। याद रखिएगा कि ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो केमिस्ट्री में भी आप लोग का 25 ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर के बाद आप लोग को पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आपका लॉन्ग आएगा। तो आप लोग को इस प्रकार से टोटल आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस बार आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है उसमें देखने को मिला है। बाकी अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा ये भी आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।